नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2019 जो हुआ है, उसको आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर को। तो इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो आपके पूछे जाते हैं और आने वाले दिनों में जो है, जैसे कि आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी जो है रिक्त है, अध्याचन भेजा गया है। अब जल्द ही जो है अध्याचन आयोग के पास पहुंच गया है, तो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। जो 2019 में पेपर हुआ था, कैसे हुआ था, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाए गए थे, उनको हम व्याख्यात्मक रूप से जो है उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। एक प्रश्न से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पता चलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखेंगे। तो टोटल पेपर में जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 175 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे गन्ना पर्यवेक्षक में। और इसमें जो क्वेश्चन की संख्या थी तो सामान्य बुद्धि एवं परीक्षण से जो है 25 क्वेश्चन पूछा गया था। सामान्य जानकारी जो होता है उससे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सामान्य विज्ञान और अंक गणित जो था उससे 75 प्रश्न थे और हिंदी का जो है 25 क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल जो है 175 प्रश्न जो है गन्ना पर्यवेक्षक में के पेपर में आया हुआ था। जबकि टेक्निकल असिस्टेंट में जो है 200 क्वेश्चन का पेपर हुआ था। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से जो है पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई सजेशन है वो भी बताइएगा। तो हम लोग डेली जो है कुछ ना कुछ हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराते रहेंगे और साथ ही साथ जल्द ही आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, बी है मुंशी प्रेमचंद, एंड सी है यशपाल, एंड डी है भीष्म साहनी। तो इसमें से सभी लोगों को लगभग लगभग मालूम होगा निर्मला जो है वो किसकी उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद की है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 151 में बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की निर्मला है। और इसके अलावा जो है यह जो उपन्यास है वो बेमेल विवाह पे आधारित था। जो ये उपन्यास लिखा गया था वो किस पे लिखा गया था, बेमेल विवाह पर आधारित था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अन्य उपन्यास जो हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो सेवा सदन आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी और जो है वो भी याद रखना है। सेवा सदन हो गया। दूसरा जो है वरदान है। वरदान काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वरदान किसकी उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है, कायाकल्प है, गोदान है। यह सभी जो हैं मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र है। ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है। मंगलसूत्र जो है वो इनका अधूरा उपन्यास रहा था। शेष रचनाकारों की प्रसिद्ध रचना जो है इनके गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, वरदान है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, कायाकल्प है। ये सभी जो हैं इनके प्रमुख उपन्यास हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। और जब आपके एग्जाम में पूछा है अधूरा उपन्यास इनका कौन सा था, तो मंगलसूत्र था। तो ये याद रखना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो कृति हैं उनको उपन्यास हैं उनको देखें तो कंकाल, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास जो है कंकाल है। तितली है, झरना है, तितली, इरावती। तो ये सभी जो है, इरावती भी इनका जो है, अगर जयशंकर प्रसाद के पूछा जाए कौन सा अपूर्ण था, तो इरावती जो भी था इनका भी अपूर्ण था। यह उपन्यास इनका पूर्ण नहीं हो पाया था, यह भी अपूर्ण रूप में था। जैसे कि प्रेमचंद का जो है मंगलसूत्र अधूरा था, उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद का इरावती भी अधूरा रह गया था। तो कंकाल, तितली, इरावती जो है ये जयशंकर प्रसाद की है, ये याद रखना है। इसके अलावा यशपाल की अगर हम देखें, टाटा कामरेड, देशद्रोही, देशद्रोही। इसके अलावा झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। यह सभी जो हैं इनके महत्वपूर्ण हैं। और इसके लिए जो है एक इनका महत्वपूर्ण जो है मेरी तेरी उसकी बात के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। तो पूछा जा सकता है कि यशपाल को किस कृति के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो वह था तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको हो गया। इसके अलावा भीष्म साहनी के जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, नीलू, नीलमा, नीलोफर। ये जो है इनके महत्वपूर्ण
उपन्यास हैं भीष्म साहनी के, तो बसंती हो गया इनका, और ये याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण जो हैं चारों लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण कृति उपन्यास इनके कौन कौन से हैं, उसको आपको हमने बता दिए। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152 है कि हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, एंड सी है नागार्जुन, एंड डी है रामधारी सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हुंकार, रश्मि, ये सभी किसकी हैं, तो ये हुंकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता जो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्हें समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता था। इनको समय सूर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां जो हैं वो इस प्रकार हैं। रेणुका, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी। उर्वशी बहुत ही फेमस है, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, इतिहास के आंसू आदि शेष रचना जो है इनकी प्रमुख रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो हुंकार जो है वो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त के महत्वपूर्ण कृत जो है काव्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। रंग में भंग, ये काफ़ी फेमस है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। रंग में भंग, जयद्रथ व्रत, ये आपके वीडियो के एग्जाम में हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। जयद्रथ व्रत किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की है। किसान है, विकट है, साकेत, ये भी पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। भारत भारती जो है वो किसकी है, ये भी पूछ लिया जाता है। झंकार, यशोधरा किसकी है, ये भी पूछा गया है। ये सभी जो है आपको याद रखना है। जय भारत है, हिंदू है, पंचवटी, पंचवटी ये जो है आपके काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इनकी बहुत ही फेमस जो कृतियाँ हैं वो सभी आपको याद रखना है। रंग में भंग हो गया, जयद्रथ व्रत हो गया, या पंचवटी हुआ, साकेत हुआ, भारती हुआ, ये सभी जो हैं बहुत ही फेमस हैं और ये सभी याद रखना है। तो ये सभी किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद देखें हम अगर तो माखनलाल चतुर्वेदी दूसरे नंबर पे हैं। इनकी कौन सी कृति हैं, तो इनकी है हिम किरीटनी, बहुत ही फेमस है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता समर्पण, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की। ये सभी याद रखना है। नागार्जुन की कौन सी है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो नागार्जुन की जो है युगधारा, युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। इसके अलावा है तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाला। ये सभी जो हैं नागार्जुन की महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 152। तो यहाँ पे हुंकार जो है वो रामधारी सिंह की दिनकर है। इनसे संबंधित और भी महत्व फेमस जो कृति हैं उनको हमने बता दी है। आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। लाल पीला होने का सही अर्थ जो अगर हम देखें, इसमें बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना, बीमार होना। तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ बहुत गुस्सा होना जो है राइट आंसर होगा। बहुत गुस्सा होना, ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है होगा। शेष इस प्रकार है, फूले न समाना जो है यह हो जाएगा फूले न समाना। बहुत प्रसन्न होना का जो है फूले न समाना हो जाएगा। घड़ों पानी न पड़ना, ये हो जाएगा आपका लज्जित होना। लज्जित होना मतलब वो अगर पूछा गया होता है लज्जित होना तो वो हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना। बहुत प्रसन्न होना का जो है वो हो जाएगा यहाँ पे फूले न समाना। यहाँ पे अगर दिए गया होता फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा, तो बहुत प्रसन्न होना। और अगर यहीं घड़ों पर पानी न पड़ना होता तो लज्जित होना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया लाल पीला, तो बहुत गुस्सा होना राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 154 है कि बहुत कंजूसी का आशय क्या आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। घर की मुर्गी दाल बराबर, बी है चट मंगनी पट ब्यास, सी है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, एंड डी है आम के आम गुठलियों के दाम। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 154 में जो राइट आंसर हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए जो है उपयुक्त लोकोक्ति जो है चमड़ी जाए या दमड़ी न जाए विकल्प में दिए गए अन्य लोकोक्तियों की तरह जो है इसमें राइट आंसर जो है सी वाला है। अन्य लोकोक्तियों का देख लें तो घर की मुर्गी दाल बराबर का जो है क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि सुलभ चीज़ों का महत्वहीन होना। जो घर की सुलभ चीज़ें हैं अगर वो आपको आसानी से मिल जा रही तो वो महत्वहीन हो जाती हैं, तो उसी को कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। चट मंगनी पर व्याह का हो जाएगा प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना।
यानी कोई कार्य करना है तो वो जल्दी कर लेना, उसे हम कहते हैं चटमंगनी प्रव्याह। आम के आम गुठलियों के दाम का जो होगा उपयुक्त लोकोक्ति वो हो जाएगा दोहरा लाभ लेना, दोहरा लाभ लेना। तो ये हो जाएगा इन सभी लोकोक्तियों का उपयुक्त अर्थ। बहुत कंजूसी का जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 155 है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। ए है उद्धरण चिन्ह, बी है योजक चिन्ह, सी है विस्मयाद बोधक चिन्ह एंड डी है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। विस्मयाद बोधक ये भी नहीं लगेगा। अब आपके पास है दो उद्धरण चिन्ह या योजक चिन्ह, कौन सा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 155 में जो राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, योजक चिन्ह। जब भी हम दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाते हैं, विराम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो रुकना होता है। पाठक के भावबोध को जो है हम सरल सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का जो है प्रयोग करते हैं। कोई भी वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें सरल सुबोध बनाने के लिए जो है विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही शब्द दोहराया जाता है अथवा दोनों शब्द पृथक दिखाना होता है तो वहाँ पे हम जो है योजक चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह जो है ये इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे लिखना हुआ माता और पिता, तो माता डैश पिता लिखते हैं इस तरीके से और न लिख के, तो ये जो है योजक का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चिन्ह से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो योजक चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 156 पर किस कारक का प्रसर्ग है। ए है संप्रदान, बी है अपादान, सी है संबंध एंड डी है अधिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 156 अभी हमने पिछले वीडियो में भी इसको आपको बताया था। पर जो है में पर अधिकरण जो हो जाएगा में पर है अगर तो वो हो जाएगा अधिकरण। तो यहाँ पे पर किस कारक का उपसर्ग है, तो अधिकरण का है। और यह जो है अधिकरण जो है वो सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पर किस कारक का प्रसर्ग है, तो अधिकरण हो जाएगा। और महत्वपूर्ण जो है उनको हम देख लेते हैं। कर्ता का जो होता है क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, करण का क्या होगा से द्वारा। इसके अलावा जो है आपका संप्रदान का क्या होगा को के लिए अगर आ रहा है तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष जो है वो होता है। अपादान के लिए से, जहाँ पे भी अलग होने का भाव जो है आपको मिलता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। संबंध का जो है का के की, किसी चीज का संबंध दर्शाने के लिए का के की रा रे री ये सब चीजें जो है प्रयोग किया जाता है। अधिकरण के लिए में पर हो जाएगा संबोधन हे भो अरे, या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 156 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 157 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। जहाज, बी है जलपान, सी है जमीन एंड डी है जुलूस। तो क्वेश्चन नंबर 157 में राइट आंसर जो है वह सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जमीन जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 157 में सी वाला ऑप्शन होगा। बाकी जो है जहाज, जलपान, जुलूस ये सभी जो हैं वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जमीन जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 है पदक्रम की दृष्टि से कौन से वाक्य जो है शुद्ध है। चार ऑप्शन दिए गए। विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, तेज खेलता है विराट, खेलता है तेज विराट। तो यहाँ पे तेज खेलता है विराट ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आपके पास ए और बी ऑप्शन है, इनमें में से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 158 में राइट आंसर जो हो जाएगा कि विराट जो है वो तेज खेलता है। तो राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन जो है वही राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 है कि बर्बर का विलोम जो है वो क्या होगा। दुर्बल होगा, निर्मल होगा, सुंदर होगा, सभ्य होगा। क्वेश्चन नंबर 159 में राइट आंसर जो हो जाएगा बर्बर का विलोम शब्द जो है वो सभ्य होगा। तो राइट आंसर जो है डी वाला हो जाएगा। तो बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य, दुर्बल का सबल हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, सुंदर का जो है कुरूप होगा। तो सुंदर का क्या होगा कुरूप हो जाएगा, दुर्बल का सबल हो जाएगा, निर्मल का जो है मलिन हो जाएगा। इनका विलोम अगर देखें तो मलिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 159 में डी वाला ऑप्शन है सभ्य। अगला प्रश्न है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, डी है उत्थान। क्वेश्चन नंबर 160 में राइट आंसर जो है
बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर होगा। उत्क्षिप्त यानी ऊपर की ओर उछाला हुआ। प्रक्षिप्त क्या होता है? प्रक्षिप्त होता है फेंका हुआ। अगर कोई चीज़ फेंका हुआ है तो वह प्रक्षिप्त हो जाएगा। आरोहण जो होता है कि सवार होना, घोड़े पे सवार होना, आरोहण करना। उत्थान जो है उठना या उठाना जो है उसके लिए प्रयोग होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 160 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, पारावार, अरव, पयोध। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 161 में ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है, अम्बुद जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ए वाला है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ए वाला हो जाएगा। अम्बुद जो है वह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। पारावार, अरव और पयोध ये सभी जो हैं वो समुद्र के पर्यायवाची है। इसके अलावा बादल एवं समुद्र के पर्यायवाची क्रमशः जो है, बादल का देखें तो मेघ, घन, जलधर, जलद, जहाँ पे द वारिद, नीरद, तोयद, पयोधर, अम्बुद, यहाँ पे सभी जो हैं वो बादल खो जाएंगे। जहाँ पे द लग जा रहा है वहाँ पे बादल के हो जाते हैं। और सागर, अम्बुधि, उदधि, जलधि, नदीस, निर्धिर, अरव, जलधाम ये सभी जो हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है तो ये यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 161 में ए वाला ऑप्शन राइट आंसर था। ठीक है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 162 है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं? अनुनासिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 162 में बी वाला ऑप्शन जो दिए गया आनुषंगिक जो है वही राइट आंसर है। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 है कि अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा निम्नलिखित में से? तो चार ऑप्शन जो है इस तरीके से हैं। तो अभिधन ईस्ट, बी है अभिधन ईस्ट, सी है अभिधन ईस्ट एंड डी है अभिधन ईस्ट। तो राइट आंसर इसमें से डी वाला ऑप्शन जो दिए गए अभिधन ईस्ट। यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ी ई जो है मिलके बन रहा है अभीष्ट। ये जो है दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पे कौन सा स्वर संधि है अभीष्ट में? तो दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिलके जो है बड़ी ई बन रहा है, अभीष्ट हो रहा है। और यह संधि जो है दीर्घ स्वर संधि है। और इसके और जो उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि के वो है महा, धन, आत्मा, महात्मा, नदी, धन, ईश, नदी, धन, ईश बराबर नदीस, वधु, धन, उत्सव, वधूत्सव। ये सभी जो हैं दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। जहाँ पे आ के बाद आ आए या बड़ा आ आए या ई के बाद बड़ी ई आए या ऊ के बाद बड़ा ऊ आए, वहाँ पे दीर्घ संधि जो है वह होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 163 में डी वाला ऑप्शन जो है अभिधन ईस्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 है कि अंतिम में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आ का, मा का, इम का, तिम का। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 164 में अंतिम शब्द में जो है इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है, इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 है, कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो कला प्रवीण में जो राइट आंसर है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कला में प्रवीण जो है उसे कला प्रवीण कहते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 165 में बी वाला हो जाएगा तत्पुरुष समास। कला प्रवीण का समास विग्रह जो है कला में प्रवीण अतः यह अधिकरण तत्पुरुष है। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है ये पूछ लिया जाए तो अधिकरण तत्पुरुष है। तो अधिकरण में या पर हो तो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होता है। और यह जो है तत्पुरुष का उदाहरण है। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 166 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? छाया, छाता, छेद, छुरी। तो राइट आंसर जो है इसमें में से ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह तत्सम शब्द है। छाया जो है वो तत्सम शब्द है। छाता, छेद, छुरी ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन है। इसके अलावा तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं इनको भी हम इसी समय देख लेते हैं, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र हुआ,
आम्र हुआ या आपका उष्ट हुआ, सलाका हुआ, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सलाका जो है तत्सम है, तत्सम है, तो यह तत्सम है। और तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं, जो कि संस्कृत से कन्वर्ट होते हुए जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आंवला हुआ, आग हुआ, आकोश, तत्सम अग्नि, ईख हुआ। कुछ तद्भव तत्सम शब्द निम्नलिखित हैं। छां हुआ, छाया हुआ, छेद हुआ, छिद्र हुआ, छुरी हुआ, छुरिका हुआ, छाता हुआ या छत्रक हुआ। ये सभी जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे तद्भव और तत्सम क्या होते हैं वो भी आपको बता दिया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 167 है, ट वर्ग उच्चारण का दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। अगर पिछला वीडियो हमारा जिन्होंने देखा होगा तो उनको तुरंत मालूम हो गया मूर्धन्य। हमने बताया था KTM 2, KTM 2 के से हो जाएगा कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। पहला जो है के जो होता है क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो ये सभी जो है KTM 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको याद हो गया होगा ट्रिक जो हमने बताया था। तो ट वर्ग जो है मूर्धन के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है इसमें सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। च वर्ग जो है तालव्य, तालव किसका है, च वर्ग जो है च छ झ झ, यह हो गया। इसके अलावा दंत जो है वो हो जाएगा ट वर्ग, ता था दा धा ना। ये और कंठ जो है वो हो जाएगा क ख ग घ ङ। तो ये जो है कंठ वर्ग हो गया, तालव वर्ग हो गया, दंत वर्ग हो गए। ओष्ठ जो है प फ व म है, तो यहाँ पे ओष्ठ जो है उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे ट वर्ग का पूछा था इसलिए मूर्धन्य हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, आ, उ, ए, ओ। तो यहाँ पे हमने आपको दीर्घ स्वर के भेद भी बताए थे। 3 तरीके के होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर। तो यहाँ पे पूछा गया है दीर्घ स्वर के इनमें में से कौन सा था। आ जो है वो दीर्घ स्वर है। ए, ओ जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। सॉरी, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त स्वर के अंतर्गत जो है इनको रखा गया है। तो यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर पूछा गया था, तो आ जो दिया गया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। ए है दिनांक, बी है सेवा में, सी है प्राप्तकर्ता का पदनाम, डी है प्रेषक पदाधिकारी का नाम पदनाम। तो क्वेश्चन नंबर 169 में देखें तो शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर जो है वह लिखा जाता है प्रेषक पदाधिकारी का नाम पदनाम लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम जो होता है वह लिखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 169 में डी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 170 है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती हैं। डी है इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 में जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, अधिसूचना के संदर्भ में इन्हें में प्रेषक का उल्लेख जो है वह कथन गलत है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी सही हैं, लेकिन इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। तो राइट आंसर जो है 170 में बी वाला हो जाए। अगला जो है 171 से 175 तक गद्यांश से प्रश्न है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गद्यांश के क्वेश्चन। जो पूछा गया है इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पे एक बार गद्यांश देख लेते हैं। पूंजीवाद समाज में लेखक पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता है, इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई और कला का कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। यह कह सकते हैं कि इसमें उसका अजनबीपन या एलिनेशन और बढ़ा। पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है, दरबार आ गया है, प्रचार आ गया है, सी है बाजार आ गया है या समाचार आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 171 में राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, और सॉरी सी, बाजार जो है वह उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच जो है वह बाजार आ गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172,
पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? कलाकार का, बाजार का, शासक का, समाज का। तो पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व जो था वह किसका था? तो डी वाला ऑप्शन है, समाज का दायित्व था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 172 में डी वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है कला का दायरा बढ़ाना, कला का दायरा सीमित होना, कला का उन्नयन, कला का लोकप्रिय होना। तो संकुचन जो होता है, जो कमी होती है उसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, कला का दायरा सीमित होना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 173 में कला का दायरा सीमित होना कला का संकुचन क्षेत्र होता है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 174 है, अजनबीपन का आशय है एकाकीपन, अपनापन, सामुदायिकता, लोकप्रियता। अजनबीपन का मतलब होता है एकाकीपन। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 174 में ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 175 है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? कला में पूंजीवाद, पूंजीवाद समाज में कला, दरबारी साहित्य, कला और कलाकार। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 175 गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक अगर हम देखें तो कला में पूंजीवाद होगा। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे और इनसे हमने संबंधित जो और भी प्रश्न बन सकते हैं और उनके से रिलेटेड जानकारी जो है आप लोगों को शेयर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करिए। और और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और कोई भी सजेशन हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।